हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ज्योति शर्मा और आज हम कर रहे हैं विज्ञान के पाठ 1 का रिवीजन। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आपके एग्जाम से शुरू हो गए हैं और 20 मार्च को आपका विज्ञान का एग्जाम है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूं इन छोटे छोटे वीडियोस में कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज तक के पूछे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसका जो अंक बाहर है पाठ का वो 6 नंबर का है। 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए चुने हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो ऊष्माक्षेपी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। तो बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं जिन अभिक्रियाओं के संपन्न होने के समय हमें उत्पाद के साथ साथ में ऊर्जा भी प्राप्त होती है, वो हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और यदि हमें उस अभिक्रिया को करवाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ रही है तो वो हो गई ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा, ये जो अभिक्रियाएं जो भी आपसे पूछी जाती हैं उनमें आप एक एक जो समीकरण है वो जरूर लिखें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का समीकरण मैंने लिखा है C6H12O6 यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके 6CO2 6H2O और ऊर्जा हमें प्रदान करता है। पाचन तंत्र में हमारे यही अभिक्रिया होती है। दूसरा जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण मैंने लिया है वो है CaCO3। ऊष्मा देते हैं जब हम, तब ये CaO और CO2 में टूट जाता है। तो इस तरह से दो, यहाँ पर ऊष्मा लेके ये टूटा है और यहाँ पर ये अभिक्रिया होकर हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। बच्चों, मेरा सेकंड क्वेश्चन है संयोजन वियोजन अभिक्रियाओं में अंतर। ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेशंस के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, तब भी आपको डिस्क्राइब करके और समीकरण लिखनी है, और अंतर के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, तब भी आपको डिस्क्राइब करके और समीकरण जरूर लिखनी है। संयोजन अभिक्रिया वो है जिसमें दो या दो से अधिक जो क्रियाकारक हैं या तत्व हैं वो अभिक्रिया करके और एक कोई अपना उत्पाद बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। वियोजन अभिक्रिया यानी कि जिसमें वो एक पदार्थ जो है, एक यौगिक जो है वो अपने अवयव में टूट जाता है, टूटना यानी कि वियोजन। तो संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल उदाहरण आप प्रकृति से ले सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के CO2 गैस बनाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के पानी 2H2O पानी का एक अणु बनाते हैं। इसी तरह से वियोजन अभिक्रिया, ये बन रहे हैं दो तत्व मिलकर के। वियोजन अभिक्रिया, इस वियोजन अभिक्रिया में देखिए FeSO4 जो है वो ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 उत्पादों में ये बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये वियोजन हो रहा है ऊष्मा की उपस्थिति में। वियोजन जो होता है वो ऊष्मा की उपस्थिति में हो सकता है, विद्युत की उपस्थिति में हो सकता है, ताप की उपस्थिति में हो सकता है। उसी के आधार पर हम इसे ऊष्मीय वियोजन बोल देंगे, तापीय वियोजन बोल देंगे, विद्युत वियोजन बोल देंगे। इस तरह से हम इसे नाम भी दे सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये हो गया हमारा संयोजन वियोजन अभिक्रियाओं में अंतर। थर्ड क्वेश्चन आपके जो आ जाता है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आपके पाठ में दे रखी है। यहाँ पे मैंने एक समीकरण ली है कि Fe + H2O Fe3O4 बन रहा है और H2 बन रहा है, इसे हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए बच्चों एक एक तत्व को हम लेते हैं, इधर क्रिया के पहले और क्रिया के बाद में हम उन तत्वों को संतुलित करते हैं, उनकी संख्या को बराबर करते हैं। ये देखिए Fe यहाँ पर एक ही था, यहाँ पर अभिक्रिया के बाद में Fe3 हो रहा है, यानी कि 3 अणु इसके यहाँ पर हो रहे हैं। इन 3 को संतुलित करने के लिए मैंने यहाँ Fe के आगे 3 लगा दिया है। तो अब देखिए इधर एरो के इधर भी लेफ्ट साइड में भी Fe के 3 हो गए हैं और इधर राइट साइड में भी Fe के 3 हो गए हैं। तो Fe हमारा संतुलित हो चुका है। इसके बाद आते हैं अपन हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और इधर राइट साइड में देखते हैं, पूरे में देख लीजिए आप, तो यहाँ पर भी 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि हाइड्रोजन भी संतुलित हैं। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों Fe3O4 ऑक्सीजन के साथ में 4 लग रहा है। तो 4 लग रहा है तो इधर तो 4 हो गए, लेकिन इधर तो 1 ही है। इस ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमें 4 लगाना पड़ेगा। बच्चों, कभी भी हम बाद में नहीं लगाते हैं, जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं बाद में नहीं लगाते हैं, हम उस पूरे के पहले संतुलित करेंगे, पहले लिखेंगे उस जो भी 2 3 4 हम जो भी लिख रहे हैं उसे बाद में नहीं करेंगे, तो अणुसूत्र नहीं बिगाड़ेंगे। यानी कि हम तो यहाँ पर 4 लिखते हैं। 4 यहाँ पर लिखते ही ऑक्सीजन तो इधर 4 हो जाता है, ये देखिए Fe3O4 ऑक्सीजन तो 4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन बिगड़ जाता है। H4H2 यानी कि 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाते हैं, जबकि इधर तो 2 ही है। तो इस हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 लगाना पड़ता है, तो 4H2 ये हो गया है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गए। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ जो हमारे तीनों परमाणु थे Fe, H और O, तीनों की जो संतुलित परमाणु संख्या है वो हो गई है। तो अब हमने अभिक्रिया को संतुलित कर दिया है। इस तरह से किसी कोई भी अभिक्रिया आपको दे रखी हो, आप एक एक परमाणु एक एक तत्व उठाइए और दोनों तरफ उनको संतुलित कर दीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन
आता है वो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी कि दोनों तरफ अभिक्रिया के पहले और उत्पाद, क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की जो परमाणु है, तत्वों के परमाणु, उनको संतुलित करना, दोनों तरफ उनकी संख्या को बराबर रखना, वो कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है बच्चों की क्रियाकारक और उत्पाद दोनों में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो समान होती है, द्रव्यमान की जो संख्या समान होती है, यानी कि द्रव्यमान का न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए क्रियाकारक और उत्पादों दोनों में ही ये संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों संतुलित करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अगला जो आपसे अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अपचयन व उपचयन किसे कहते हैं और दैनिक जीवन में इसके दुष्प्रभाव बताइए। तो अपचयन, दो शब्द हैं अपचयन। अपचयन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना होगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो आप इस तरह से, और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास, दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। अपचयन यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास, ये देखिए इस वाले समीकरण में हम देख सकते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से जब क्रिया करते हैं ताप की उपस्थिति में ये Cu से O निकल जाता है, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो चुका है, तो यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो गया है और H2O ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। इसी तरह से उपचयन अभिक्रिया ये वाली देखिए 2Cu + O2 CuO, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका अब उपचयन हो गया है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ चुकी है। बच्चों कई बार आपसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी पूछ ली जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब उस अभिक्रिया में किसी एक तत्व का अपचयन हो रहा हो और किसी दूसरे तत्व का उपचयन हो रहा हो, यानी हाइड्रोजन भी जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन भी निकल रहा हो, इस तरह की दोनों ही बातें हो रही हैं। तो CuO + H2O, Cu + H2, Cu से जो है वो ऑक्सीजन निकल चुकी है, कॉपर में बदला है, तो इसका तो हो गया अपचयन। और हाइड्रोजन जो पहले अकेला था उस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली है, ये बन गया है H2O पानी में, तो इसका उपचयन हो गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा अपचयन। उपचयन किसे कहते हैं? यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का जुड़ना, और इसी तरह से ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास। अब आता है दैनिक जीवन में उपचयन के दुष्प्रभाव। दो दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण मतलब ऑक्सीजन, किसी भी धातु का ऑक्सीजन से जुड़ के और उसका ऑक्साइड बना लेना, इससे वस्तुएं खराब हो जाती हैं, इसे संक्षारण कहते हैं। और इसके लिए पेंट करते हैं, ग्रीस का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं लोहे में जंग लग जाता है तो हम किस तरह से उसे बचाते हैं। विकृत गंधिता, वस्तुओं में से, खाने की जो वस्तुएं होती हैं उनमें से उनसे ऑक्सीजन जो क्रिया करती है वो ऑयल से, फैटी एसिड से क्रिया करके और उनकी गंध को बिगाड़ देती है, स्वाद को बिगाड़ देती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। और इसे दूर करने के लिए जो फूड पैकेट्स जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस जो है वो भर दी जाती है, इससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस है वो अक्रिय गैस है और लंबे समय तक उसके अंदर रहने के बाद भी वो उन फूड आइटम से क्रिया नहीं करेगी और उनका स्वाद और जो टेक्सचर है, उनका गंध है उनकी, वो खराब नहीं होगी। तो बच्चों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में, आज तक के एग्जाम्स में अधिकतर पूछे गए हैं। आप इन्हें देखिए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, एग्जाम से हो जाएंगे। और ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम दोबारा से मिलते हैं। थैंक यू।